गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ कंडक्टेंस वाली यूनिट पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी होने वाला है। इस वीडियो में मैं पूरा सिलेबस कवर कर रहा हूँ कंडक्टेंस वाली यूनिट में, जिसमें आपका ये टाइप ऑफ कंडक्टेंस हो गया, कंडक्टेंस का इंट्रोडक्शन हो गया, कोलराउस लॉ हो गया, ट्रांसपोर्ट नंबर हो गया है, आर्हीनियस थ्योरी हो गया है, और आपका कोलराउस लॉ हो गया है, या फिर ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ हो गया, या फिर कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन हो गया। उन सभी चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ। और ये वीडियो आपको तब समझ में आएगा जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे कंडक्टेंस वाली यूनिट पे मेरे जो बाकी वीडियो हैं उनको ध्यान से देखोगे। बाकी सब वीडियो जो इम्पॉर्टेंट है उन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप जब उन वीडियो को देखेंगे तब आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं। ए सब्सटेंस थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन पास इज कॉल्ड। ऐसे सब्सटेंस, ऐसी चीज़ें जिनसे इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकती है उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है इंसुलेटर, ऑप्शन नंबर बी है कंडक्टर, ऑप्शन सी है सेमी कंडक्टर, डी है नन ऑफ दीज। तो बेसिकली वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं या जिनसे इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकती है उनको हम कंडक्टर कहते हैं। जिनसे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकती है उनको हम इंसुलेटर कहते हैं, और जो इन दोनों के बीच होते हैं उनको हम सेमी कंडक्टर कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिक करंट को जिनमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकती है। अब जो दूसरा सवाल है, इफ़ कंडक्टिविटी इज़ ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन देन इट इज़ कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए मेटालिक कंडक्टेंस, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, सी बोथ ऑफ दिस, डी नन ऑफ दिस। अब बेसिकली क्या है कि अगर आपकी कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन की फ़्लो की वजह से हो रही है, इसको हम कहते हैं मेटालिक कंडक्टेंस कहते हैं। और अगर आपका फ्लो ऑफ आयंस की वजह से आपकी कंडक्टेंस जनरेट हो रही है तो उसको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस या आयनिक कंडक्टेंस आप कहते हैं। तो बेसिकली इफ़ कंडक्टिविटी इज़ ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन देन इट इज़ कॉल्ड। अगर कंडक्टिविटी आपकी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से है तब उसको आप क्या कहते हैं? मेटालिक कंडक्टर कहते हैं। जैसे हमारे पास मेटालिक वायर है, जैसे एल्यूमिनियम की वायर है या आयरन की या कॉपर की। तो इन सब में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होने की वजह से क्या होता है? आपका कंडक्टिविटी फ्लो होती है, इसीलिए उनको हम क्या कहते हैं? मेटालिक कंडक्टर कहते हैं। तो अब तीसरा सवाल है, इफ़ कंडक्टिविटी इज़ ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयन देन इट इज़ कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए मेटालिक कंडक्टेंस, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रोलाइटिक और आयनिक कंडक्टेंस, सी बोथ ऑफ दिस, डी नन ऑफ दिस। तो अगर कंडक्टिविटी फ्लो ऑफ आयन की वजह से है तो उसको हम बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक या आयनिक कंडक्टेंस हम कहते हैं। जैसे आपने क्या किया, आपने वाटर लिया और वाटर में NaCl को डिसॉल्व किया। अब फ्लो ऑफ आयन की वजह से जो कंडक्टिविटी होगा उसको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस या आयनिक कंडक्टेंस कहते हैं हम। अब चौथा सवाल है, चेंज विच कैन बी ऑब्जर्व इन केस ऑफ मेटालिक कंडक्टेंस। मेटालिक कंडक्टेंस के केस में आप कौन सा चेंज ऑब्जर्व कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए है टेम्परेचर इंक्रीज, ऑप्शन नंबर बी टेम्परेचर डिक्रीज, ऑप्शन नंबर सी मेटल डिकम्पोज, डी ऑल ऑफ दिस। तो इसमें इन केस ऑफ मेटालिक कंडक्टर है तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई कि इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है? क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनों को देख नहीं सकते हैं, तो आपको कैसे पता चलता है? जैसे आप देखेंगे, आप कहेंगे कि एल्यूमिनियम का कोई वायर है, उस वायर पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो कैसे पता चलता है आपको? क्योंकि वो वायर क्या होती है? गर्म होती है, मतलब उसका टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो बेसिकली इसका चेंज कैन बी ऑब्जर्व विद इन केस ऑफ मेटालिक कंडक्शन। तो उसमें क्या होता है? मेटालिक कंडक्टेंस के केस में टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो आप चेंज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टेम्परेचर इंक्रीज। और क्वेश्चन नंबर 5 है, चेंज विच कैन बी ऑब्जर्व इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के केस में आप कैसे चेंज ऑब्जर्व करते हैं? कंपाउंड डिकम्पोज, टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीज और नन ऑफ दिस। तो आपको कैसे पता चलता है कि भाई कि आपका आयनिक कंडक्टेंस हो रही है या फिर कोई आयन की वजह से कंडक्टेंस जनरेट हो रही है? अगर वो मेटल डिकम्पोज हो रहा है या कंपाउंड डिकम्पोज हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा? आपका कंडक्टिविटी आएगी। तो यहाँ पे क्या होगा? द चेंज विच कैन बी ऑब्जर्व इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के केस में क्योंकि कंपाउंड डिकम्पोज होती हैं उसकी वजह से कंडक्टिविटी आती है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
अब हम क्वेश्चन नंबर 6 में भी बात करते हैं। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर ए एनोड, ऑप्शन नंबर बी कैथोड, सी बोथ और डी है आपका नन। तो आपका बेसिकली बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। ये कह रहा है कि पॉजिटिव टर्मिनल को हम क्या कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आप, ये आंसर आप खुद से दे सकते हैं। आप अपना आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइए। 7वां सवाल है कैथोड इज, कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव टर्मिनल। ऑप्शन नंबर बी है न्यूट्रल, ऑप्शन नंबर सी है नेगेटिव और डी है नन ऑफ दिस। तो 6वें और 7वें का जो भी आंसर आपको लगता है उस आंसर को आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। हाँ, 7वां सवाल है द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस दैट इज W decomposed on any electrode is directly proportional to amount of electricity this law is given by। भाई किसी भी इलेक्ट्रोड पे कितनी अमाउंट जमा होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि आप कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो। तो ये लॉ, इस नियम को किसने दिया था। ऑप्शन नंबर ए है कूलॉम, ऑप्शन 9 है फैराडे, ऑप्शन 3 है सी है वॉन्टॉफ और डी है कोलराउस। तो बेसिकली ये लॉ दिया था फैराडे ने और ये फैराडे का फर्स्ट लॉ है। और फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है वो कहता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब क्या हो गया, जितनी ज़्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करोगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे, उतनी ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, उतनी ज़्यादा आपको इलेक्ट्रोड पे आपका कोई भी चीज़ जमा होगी। 9वां सवाल है रिलेशनशिप बिटवीन Q एंड W। Q जहाँ पे करंट है, W अमाउंट है, तो वो क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऑप्शन नंबर बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, सी प्रोपोर्शनल टू रूट, डी नन ऑफ दिस। तो बेसिकली अभी कहा उसने, कोलराउस, ये फैराडे का फर्स्ट लॉ कहता है कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W, क्योंकि अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कितनी अमाउंट आपकी जमा हो रही। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। 10वां सवाल है इफ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी passes थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोड देन अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड विल बी इन रेशियो ऑफ। अगर वो कह रहा है कि अगर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप फ्लो करते हैं दो अलग अलग इलेक्ट्रोड पे, तो आपकी अमाउंट ऑफ सबस्टेंस लिबरेटेड, मतलब क्या हो गया है कि अमाउंट किसके रेशियो में मिलती है, आपका मोलर मास के, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है इक्विवेलेंट मास के, सी है बोथ ऑफ दिस, डी है नन ऑफ दिस। तो बेसिकली यहाँ पे आपका ये फैराडे का सेकंड लॉ है और इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 11वां सवाल है 1 फैराडे इज इक्विवेलेंट टू, ऑप्शन है 6.3 इंटू 10⁻23, ऑप्शन बी है 696500 कूलॉम, ऑप्शन सी है 1.6 इंटू 10⁻⁹, ऑप्शन डी है 9600 कूलॉम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 96500 कूलॉम। एक फैराडे कितने कूलॉम के बराबर होता है, 96,500। 12वां सवाल है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, सी बोथ ऑफ ए एंड बी, डी नन ऑफ दिस। बेसिकली आपका जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पाथ लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन करेक्ट है। और तीसरा ऑप्शन क्या है, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पाथ लेंथ के, मतलब जितना लंबा आपका तार होगा उतना लंबा उतना ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा, और जितना मोटा आपका तार होगा उतना कम उसका क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना क्रॉस सेक्शन एरिया के। अब है 13वां सवाल है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंसेस। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए है कंडक्टिविटी, बी है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, सी है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, डी ऑल ऑफ दिस। तो रेजिस्टेंस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका इन्वर्स, तो आर का इन्वर्स मतलब हो गया 1/r, और वो किसके बराबर होता है, कंडक्टिविटी, जिसको हम क्या कहते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंडक्टिविटी इज योर डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका रेजिस्टेंस का, मतलब जिसका रेजिस्टेंस जितना क्या होगा, कम होगा, रेजिस्टेंस जितना कम होगा कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। या फिर इसको ऐसे कहिए कि रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा कंडक्टिविटी उतनी क्या होगी, कम होगी। 14वां सवाल है एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट है
पहला ऑप्शन है ओम सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, तीसरा इस ऑप्शन है ओम सेंटीमीटर स्क्वायर, डी है ओम इनवर्स सेंटीमीटर की पावर -2। तो इसका करेक्ट आंसर है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। 15वां सवाल है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ओम सेंटीमीटर की पावर -2 और इक्विवेलेंट। ऑप्शन नंबर बी है ओम्स इनवर्स सेंटीमीटर की पावर 2 इक्विवेलेंट और ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट की पावर -1, डी नन ऑफ दिस। तो ये सवाल आपको खुद से करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब क्या है 16वां सवाल है करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, जिसको हम केवी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आपका एन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जिसको हम लैम्डा वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और आपका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के बीच का रिलेशन क्या है। तो बेसिकली स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो होती है आपकी आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्डा वी जो होता है, लैम्डा वी होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम। तो ऑप्शन ए है लैम्डा वी इज इक्वल टू के वी इंटू वॉल्यूम, ऑप्शन बी है लैम्डा वी इंटू के वी, ऑप्शन सी है लैम्डा वी इज इक्वल टू के वी बट डिवाइडेड बाई वी, और डी है ऑल ऑफ। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपका क्या होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम, क्योंकि इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी की जब भी बात होगी तो उन दोनों में क्या होता है वॉल्यूम क्या होता है इन्वॉल्व होता है। तो इसीलिए वो किसके प्रोपोर्शनल टू हो जाएगी आपका वॉल्यूम, किसके गुणे के बराबर हो जाएगी वॉल्यूम के। 17वां सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग केस डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन पे कौन सा डिक्रीज करता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ऑल ऑफ दिस। तो ये बात याद रखना है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आपकी डाइल्यूशन पे क्या होती है बढ़ती है, सॉरी डिक्रीज हो जाती है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डाइल्यूशन पे डिक्रीज होती है। 18वां सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन में इनमें से कौन सा बढ़ जाता है। ऑप्शन ए है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ऑप्शन नंबर बी है मोलर कंडक्टिविटी, सी है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, डी है बोथ बी एंड सी। तो बेसिकली स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डाइल्यूशन पे आपकी डिक्रीज होती है, लेकिन मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपकी डाइल्यूशन पे बढ़ती है, क्योंकि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बराबर होता है आपका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम, और डाइल्यूशन पे आपका वॉल्यूम क्या हो जाता है बढ़ जाता है। तो वॉल्यूम आपका जब बढ़ता है तो तब क्योंकि देखिए तो वॉल्यूम बढ़ता है तो इसीलिए मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों बढ़ जाती है। इसका करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ बी एंड सी। करेक्ट फॉर्मूला ऑफ सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट का करेक्ट फॉर्मूला है तो पहला ऑप्शन है सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू एल बाई ए, एल जहाँ पे पाथ लेंथ है, ए एरिया है, दूसरा है एल इंटू ए, तीसरा है एल प्लस ए, डी अगला है एल माइनस ए। तो इसका करेक्ट आंसर है एल बाई ए, सेल कांस्टेंट बराबर पाथ लेंथ डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। अब वो कह रहा है इफ सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू 1, अगर सेल्फ कांस्टेंट 1 हो जाता है तो आपकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बराबर ऑब्जर्व कंडक्टिविटी, ऑप्शन नंबर बी स्पेसिफिक ज़्यादा होती है ऑब्जर्व से, सी स्पेसिफिक कम होती है ऑब्जर्व से, और डी नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका स्पेसिफिक बराबर किसके हो जाती है ऑब्जर्व कंडक्टिविटी हो जाती है। अब 21वां सवाल है कंडक्टिविटी डिपेंड अपॉन, कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, ऑप्शन बी है प्रेशर पे, सॉल्वेंट की विस्कोसिटी, सॉल्वेंट पे, विस्कोसिटी पे, या डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि आपकी कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, क्या प्रेशर पे भी डिपेंड। देखो बेसिकली ऐसा होता है कि टेम्परेचर, एक मेटालिक कंडक्टेंस के केस में टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, और रेजिस्टेंस बढ़ता है तो आपकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है। तो इस तरीके से कंडक्टिविटी सभी फैक्टर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी, प्रेशर पे भी, सॉल्वेंट पे भी, विस्कोसिटी पे भी। ठीक है जी। अब टाइट्रेशन पे सवाल है, 22वां सवाल है इन कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में किसके बीच ग्राफ खींचा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम एडेड, ऑप्शन नंबर बी है कंडक्टेंस वर्सेस कंसेंट्रेशन, सी है कंडक्टेंस वर्सेस नॉर्मेलिटी, डी ऑल ऑफ दिस। बेसिकली आपका कंडक्टेंस वाली यूनिट पे, कंडक्टेंस वाले ये टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रखा है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको देख लीजिए। बाकी आपको ये सवाल
वहीं से बना रखे हैं मैंने। तो बेसिकली कंडक्टोमेट्रिक में हम कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम एडेड का ग्राफ डिस्कस करते हैं। तो हम वाई एक्सेस पे हम वॉल्यूम एडेड रखते हैं और एक्स एक्सेस पे हम कंडक्टेंस को रखते हैं या कंडक्टिविटी को रखते हैं। 23वां सवाल है, इन कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन एंड पॉइंट एस। एंड पॉइंट क्या है ऐसा कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में? शार्प चेंज इन कंडक्टेंस, शार्प चेंज इन रेजिस्टेंस, बोथ ऑफ दिस और नन ऑफ दिस। तो बेसिकली आप कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में देखते हैं कि जब आपकी कंडक्टेंस में अचानक से चेंज आ जाता है और या वो इंक्रीज़ हो जाती है या बढ़ जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो एंड पॉइंट होता है। नॉर्मली डिक्रीज इन कंडक्टिविटी एंड पॉइंट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 24वां सवाल, व्हेन लार्जर आयन इज रिप्लेस बाय द स्मॉलर आयन द कंडक्टिविटी, ऑप्शन ए है इंक्रीजेस, बी डिक्रीजेस, रिमेन अनचेंज, डी ऑल ऑफ दिस। इस सवाल को समझने के लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, 4 बातें याद रखनी है। जब भी आपका कोई स्मॉलर आयन रिप्लेस होगा लार्जर आयन से तो कंडक्टिविटी फॉल होगी। मतलब ये समझिए कि किसी एक छोटी सी जगह है जहाँ पे एक पतला आदमी है, एक मोटा आदमी है, तो मोटा आदमी जैसे ही वहाँ इंटर करेगा तो वो स्लो हो जाएगा, जबकि पतला आदमी क्या जाएगा, तेज़ी के साथ जाएगा। तो अगर आपका स्मॉलर आयन अगर रिप्लेस होगा लार्जर आयन से तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, या फिर लार्जर आयन रिप्लेस होगा आपका स्मॉलर आयन से तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, मतलब वाइस वर्सा हो गया। और अगली बात हो गई है कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेस होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट से, स्ट्रॉन्ग की जगह पे वीक आएगा तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, और अगर वीक की जगह पे स्ट्रॉन्ग आएगा तो आपका कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। 25वां सवाल है, When weak electrolyte is replaced by strong electrolyte conductivity। अब देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट था पहले, जैसे एसिटिक एसिड CH3CO है, अब उसकी जगह पे आपने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया है, HCl ले लिया है, तो कंडक्टिविटी क्या होगी? जब आपका वीक रिप्लेस होगा स्ट्रॉन्ग से तो कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होनी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंक्रीजेस। 26वां सवाल है, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का केस, कंडक्टिविटी फॉल इन कंडक्टिविटी इज ड्यू। स्टार्टिंग में अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का ग्राफ देखेंगे तो स्टार्टिंग में कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, क्योंकि जो लार्जर आयन जो HCl होता है वो रिप्लेस हो जाता है आपका, स्मॉलर आयन जो H पॉजिटिव होता है वो रिप्लेस हो जाता है लार्जर आयन Na पॉजिटिव से। और मैंने अभी आपसे कहा था कि अगर आपका बड़ा आयन छोटा आयन होगा वो रिप्लेस होगा बड़े आयन से तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। तो रिप्लेस बाय H पॉजिटिव इसका करेक्ट आंसर है। 27वां सवाल है, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस एट एंड पॉइंट कंडक्टेंस इज मिनिमम ड्यू। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में एंड पॉइंट पे कंडक्टेंस मिनिमम होती है, क्यों? न्यूट्रलाइजेशन की वजह से, रिप्लेसमेंट ऑफ आयन की वजह से, बोथ ऑफ दिस की वजह से, या नन ऑफ दिस। बेसिकली एंड पॉइंट पे आपकी कंडक्टिविटी ज़ीरो हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जितना एसिड आप ऐड करते हैं उतना एसिड और बेस दोनों क्या हो जाते हैं? न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। इसके लिए आपकी कंडक्टिविटी क्या होती है? वहाँ पे आपकी कंडक्टिविटी क्या होती है? मिनिमम होती है। 28वां सवाल है, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस इंक्रीज इन कंडक्टिविटी आफ्टर एंड पॉइंट। स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस के ग्राफ में कंडक्टिविटी में इंक्रीज किसकी वजह से होता है? एक्सेस ऑफ Na पॉजिटिव, न्यूट्रलाइजेशन, रिप्लेसमेंट ऑफ आयन, या नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है एक्सेस ऑफ Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव की एक्सेस की वजह से। वैसे इसको हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं। अब अगला सवाल है 28वां सवाल है, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस के केस में जैसे HCl वर्सेस NH4OH का ग्राफ है, कंडक्टेंस डिक्रीज होती है किसकी वजह से? रिप्लेसमेंट ऑफ H पॉजिटिव बाई NH4 पॉजिटिव, रिप्लेसमेंट ऑफ NH4 पॉजिटिव बाई H पॉजिटिव, सी है न्यूट्रलाइजेशन, डी है ऑल ऑफ दी अब। अब ये कह रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? HCl, वीक बेस क्या है? NH4OH हो गया है। तो इनके केस में स्टार्टिंग में कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, वो किसकी वजह से होती है? क्योंकि जो स्मॉलर H पॉजिटिव आयन होता है उसकी जगह पे लार्जर NH4 पॉजिटिव आयन आ जाता है, एक छोटे आयन की जगह पे एक बड़ा आयन आ जाता है, इसीलिए कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। 29वां सवाल है, इन स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस कंडक्टेंस
कांस्टेंट कंडक्टेंस इज ड्यू। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के केस में एक टाइम के बाद कंडक्टेंस कांस्टेंट हो जाती है, वो किसकी वजह से होती है? ऑप्शन नंबर ए रिप्लेसमेंट ऑफ आयन, दूसरा आयन ऑप्शन है कॉमन आयन इफेक्ट, सी है बोथ और डी है नन ऑफ दिस। तो उसका करेक्ट आंसर है कॉमन आयन इफेक्ट। तीसरा सवाल है इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड है CH3COH, एसिटिक एसिड वर्सेस NaOH के ग्राफ में इंक्रीज इन कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इंक्रीज होती है क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी रिप्लेसमेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट को आप रिप्लेस करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सी है कॉमन आयन इफेक्ट और डी है ऑल ऑफ दिस। इंक्रीज हो रही है ना, तो इंक्रीज किसकी वजह से होती है? जब आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेस होता है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ। 21वां सवाल हो गया है कोलराउश लॉ इज एप्लीकेबल टू, कोलराउश लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? ऑप्शन नंबर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बी है वीक इलेक्ट्रोलाइट, सी बोथ ऑफ दिस और डी है नन ऑफ दिस। तो कोलराउश जो लॉ होता है वो बेसिकली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन उसका इस्तेमाल करके हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के वो निकालते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। 32वां सवाल है अकॉर्डिंग टू द कोलराउश लॉ two pairs of electrolyte having same cation or anion, the difference between their equivalent conductance is option number A constant, B change, D depend upon pair, D none of this। तो कोलराउश लॉ के हिसाब से अगर दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हैं जिनमें या तो कैटाइन सेम है या एनाइन सेम है, तो उनके बीच की कंडक्टिविटी का डिफरेंस क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट होगा। ये कोलराउश लॉ है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? कॉमन है। जैसे आपके पास एक पेयर है NaCl, दूसरा है NaBr, तो दोनों में क्या है आपका कैटाइन Na पॉजिटिव क्या है? कांस्टेंट है। तो इनकी जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का डिफरेंस होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। 32वां सवाल है आपका विद द हेल्प ऑफ कोलराउश लॉ वी कैन प्रिडिक्ट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ, कोलराउश लॉ का इस्तेमाल करते हुए हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सी बोथ ऑफ डी, डस दी नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि देखो भाई अप्लाई किस पे हो रहा है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर, उसकी मदद से हम किसका निकाल सकते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट का। 34वां सवाल है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 0, ऑप्शन नंबर सी है 0.5, डी है नन। तो बेसिकली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि वो पूरे डिकम्पोज होते हैं, तो इसमें ऑप्शन क्या है? करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। 35वां सवाल डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए लेस देन 1, बी मोर देन 1, सी 1, नन ऑफ दिस। तो इसमें करेक्ट आंसर है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमेशा आपका ये डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है? लेस देन 1 होता है। ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज एप्लीकेबल टू, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? ऑप्शन नंबर 1 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बी वीक इलेक्ट्रोलाइट, सी बोथ ऑफ एंड डी नन ऑफ दिस। तो ओसवाल्ड का जो डाइल्यूशन का लॉ है वो सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, सॉरी ओसवाल्ड का डाइल्यूशन लॉ वीक इलेक्ट्रोलाइट पे एप्लीकेबल है, स्ट्रॉन्ग पे नहीं होता है। आपका अगला सवाल है ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज एप्लीकेबल टू NH4OH, NaOH, दूसरा HCl, तीसरा NH4OH, सी अगला है CH3COH। तो ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो कि किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल है, इसीलिए इसमें से सिर्फ एक ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो क्या है? एसिटिक एसिड है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। तो ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट का। अगला सवाल है रेशो ऑफ लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी इज कॉल्ड अल्फा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उनका अंतर को क्या कहते हैं? हम अल्फा कहते हैं। फैक्टर्स ऑन विच ट्रांसपोर्ट नंबर, ऑन से कौन से फैक्टर है जिस पे ट्रांसपोर्ट नंबर डिपेंड करता है? टेम्परेचर, बी कंसंट्रेशन, सी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डी ऑल ऑफ दिस। तो इसमें से ट्रांसपोर्ट नंबर डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर पे भी, कंसंट्रेशन पे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी और ऑल ऑफ दिस पे। तो 40वां सवाल है सम ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर, ट्रांसपोर्ट नंबर का सम कितना होता है? 1, ऑप्शन नंबर 2 है 2, बी है बिटवीन 1 एंड 2, डी है 0। तो ट्रांसपोर्ट नंबर का जो सम होता है वो 1 होता है।
तो मतलब देखिए ट्रांसपोर्ट नंबर कैटाइन का ट्रांसपोर्ट नंबर और एनाइन का ट्रांसपोर्ट नंबर दोनों जोड़ के कितना हो जाता है, वो 1 हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है या पसंद आई है तो बाकी लोगों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।